नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वेद एग्जाम पर। और दोस्तों अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग शांति शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो कि वर्ष 2023 में पूछा गया। तो क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपको इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि आप इसके हिसाब से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकें। रेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी जस्ट अपलोड कर रहा हूँ इसके बाद से। पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए, जहाँ की आपको 50 शब्दों में और 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको आंसर करना होता है। सेक्शन ए है कि क्राइम क्या है, यानी कि अपराध क्या है। तो देखिए आपको मैं समझा देता हूँ कि अपराध कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसको कि कानून की दृष्टि में सही नहीं माना जाता। तो अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून और प्राधिकरण यानी कि आपके आसपास में जो संस्थाएं हैं, हो सकता है समाज की दृष्टि में, आपके माता पिता की दृष्टि में, आपके दोस्तों की दृष्टि में, या आप स्कूल या कॉलेज में जहाँ पर भी हो, वहाँ की जो संस्थाएं हैं, वहाँ के जो नियम हैं, उनके अनुरूप अगर अमान्य है, सही नहीं है, गलत है। दूसरा, जिससे इतना गंभीर माना जा सकता हो जिसके लिए कि आपको दंड दिया जाए। अब दंड देने के लिए वो चीज़ गंभीर इसलिए मानी जा रही है, हो सकता है उससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान। तो अगर ऐसा कोई भी आप कार्य करते हैं जिससे किसी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती हो, नुकसान होता हो, तो आप एक अपराध कर रहे हैं। अपराध की कई श्रेणियां होती हैं, आप उस पर नोट्स लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि मानसिक अपराध, बाल अपराध, आर्थिक अपराध, चोरी हो गया, ठीक है, किसी को चोट पहुंचाना। इस तरह से आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक आपराधिक कृत्य दूसरे को ठेस पहुंचाता है और समाज के अन्य लोगों के मन में एक भय की भावना उत्पन्न करता है। तो ये एक सारांश में आप ब्रीफली लिख सकते हो उसको, ठीक है। अपराध के अगर आप मुख्य कारणों की बात करोगे तो आप देखोगे कि आर्थिक पिछड़ापन, निर्धनता, ये बहुत बड़ी काम, यानी कि गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, आर्थिक विषमताएं, कई बार हो सकता है मानसिक पिछड़ापन भी हो सकता है, कई बार आप भटक जाते हैं, कई बार आपका ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं जो आपको अपराध की श्रेणी में लेके जाते हैं, अपराध के रास्ते पर आप चले जाते हो। यानी कि जब परिवार आर्थिक संकट में हो या आप व्यक्तिगत रूप से गलत मार्ग पर हो, गलत संगत में चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपराध का मार्ग चुन लेते हो। इसके अंतर्गत आप चोरी को जोड़ सकते हो, इसके अंतर्गत आप वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, किसी को मारना पीटना, दंगा फसाद करना, इस तरह के कोई भी काम जो कानून की दृष्टि में मान्य नहीं, अगर आप करते हो तो वो अपराध कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, डिफाइन कोऑपरेशन। देखिए कोऑपरेशन एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है सहयोग करना। तो सहयोग एक कार्य को पूरा करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के, जब 2 या 2 से अधिक लोग या एक ही व्यक्ति या एक से अधिक लोग, हम इस तरह से समझ सकते हैं, किसी संगठन के रूप में, किसी टोली के रूप में, किसी समूह के रूप में जब कार्य करते हैं ताकि एक समान लक्ष्य, एक कॉमन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, तो इसे हम कोऑपरेटिव वर्क कह सकते हैं, कोऑपरेशन कहते हैं। सहयोग मदद के ही समान है। अधिकांश सहयोग के लिए किसी नेतृत्व की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई एक व्यक्ति आपको लीड करता है और आप सभी लोग उसकी मदद करते हैं। हालांकि नेतृत्व का एक रूप एक विकेंद्रीकृत और समतावादी समूह के भीतर सामाजिक हो सकता है। मतलब आप किसी को सहायता कर रहे हैं लेकिन एक तरह से सामाजिक रूप से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाला व्यक्ति ही प्रमुख रूप से अपना योगदान कर रहा है। हमारे जीवन के हर पहलू में सहयोग यानी कोऑपरेशन आवश्यक है। यह हमें दूसरे के साथ काम करने में मदद करता है, दूसरे से चीज़ों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है। हम दूसरों को सिखाते हैं और लोग हमसे भी सीखते हैं। तो सहयोग हमारे जीवन के हर एक पक्ष में आपको देखने को मिलेगा। इसके बहुत लाभ हैं। इससे हमारे जीवन में सरलता मिलती है, सीखने की प्रक्रिया में बेहतरी होती है, हम दूसरों के साथ में बेहतर सीखते हैं, हमारे अंदर अनुशासन आता है, हम दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करना शुरू करते हैं, हम सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, यानी कि एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में हमारा विकास होता है। अगला प्रश्न अगर आएगा, राइट द डेफिनेशन ऑफ पीस, यानी कि शांति की अवधारणा को आपको डिफाइन करना। तो शांति की अवधारणा क्या है? बहुआयामी, यानी कि शांति कोई एक शब्द में या किसी एक परिभाषा से आप उसको समझा नहीं सकते, इसका व्यापक रूप हो सकता है। तो शांति क्या है? एक ऐसी स्थिति के रूप में आप देख सकते हो जहाँ ना कोई आपसी संघर्ष हो, ना कोई लोग आपस में लड़ रहे हो, ना किसी के मन में दूसरे के प्रति द्वेष की भावना हो, घृणा की भावना हो। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सामाजिक माहौल, एक ऐसा
आप बोल सकते हो कि आपके आसपास का माहौल जब लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, खुशी खुशी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। इसमें हम जीवन के अहिंसक तरीकों की बात कर सकते हैं, जैसे कि शांति की स्थिति अगर बनी हुई है तो शांति है, दूसरे के साथ सद्भाव के साथ आप रह रहे हो तो भी शांति है। शांति से हम आपसी सम्मान, न्याय और सद्भावना की भावना को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शांति एक ऐसी स्थिति है जहाँ सब कुछ बेहतर है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, कोई आपराधिक गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से हम अगर बात करते हैं, अगर ऐसी स्थिति बात करते हैं तो उसे हम शांति कहेंगे। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को आपको परिभाषित करना। तो देखिए, पहले समझते हैं, टेररिज्म का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा लोगों के मन में भय उत्पन्न हो रहा हो या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति या एक संगठन संगठित रूप से अपने किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या विचारात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि आतंकवादी संगठन होते हैं या 10-15 लोगों का समूह जो लोगों को डरा रहा है, ऐसा कोई भी अगर समूह या कोई एक व्यक्ति है जो लोगों के अंदर डर का, भय का माहौल पैदा कर रहा है, तो वो टेररिज्म कर रहा है, यानी कि आतंकवाद कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति या संगठन अपने विचारधारा को पोषित करने के लिए, अपने विचारधारा को लोगों को समझाने के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए या अपनी विचारधारा को सही ठहराने के लिए अगर देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाता है, तो उसे हम आतंकवाद कह सकते हैं। आतंकवाद के द्वारा लोगों के मन में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है, लोग अपने दिनचर्या को ठीक से नहीं कर पाते, लोगों के विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, लोग अपना व्यापार ठीक से नहीं कर पाते, शिक्षा की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है, लोग स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है, यानी कि आप देखोगे कि जान माल का नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से आतंकवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि शांति की जो स्थिति है वो भंग होती है, असुरक्षा का माहौल बनता है और जान और माल का नुकसान होता है। दूसरी बात है, अब अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वायलेंस? अहिंसा को परिभाषित करना। देखिए, अहिंसा का शब्द है किसी को चोट न पहुंचाना। अगर हम शाब्दिक अर्थों की बात करें तो अहिंसा का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी को हम चोट नहीं पहुंचा रहे। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। अगर इसे व्यापक रूप में देखें तो इसका अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन या वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना। तो मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी ना बोलना, किसी का अनादर न करना, किसी को ठेस न पहुंचाना, ये सारी गतिविधियां अहिंसा के अंतर्गत आती है। तो कर्म से भी और अवस्था में भी अगर हम किसी प्राणी की हिंसा ना करें तो यह अहिंसा कहलाती है। तो ये अहिंसा आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। समानता का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना। समानता की स्थिति तब होती है जब लोगों को समान अवसर मिले, बिना किसी प्रकार की उनकी सामाजिक स्थिति या उनके रूप रंग, उनके भाषा बोल, बिना किसी भेदभाव के अगर हम सभी को समान अवसर दे रहे हैं, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, तो ये समानता कहलाती है। सभी के लिए समान अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना भी समानता है। इसलिए समानता इस विचार पर आधारित है कि लोगों के साथ उनकी जाति, लिंग, पहचान, वर्ग, भाषा, धर्म, उम्र, यौन अभिविन्यास सहित किसी भी पहचान के आधार पर अगर अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनके साथ समानता का व्यवहार हो रहा है, तो ये समानता की स्थिति है। अगला प्रश्न, डिफाइन कॉर्पोरल पनिशमेंट। शारीरिक दंड को परिभाषित कीजिए। देखिए, शारीरिक दंड क्या है? शारीरिक दंड का उद्देश्य किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना है। तो बचपन में खासतौर पे माता पिता, हमारे शिक्षकगण या हमारे जो बड़े होते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर हमें थोड़ा बहुत शारीरिक दंड देते थे। इसका अर्थ ये होता था कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और जिस गलती के लिए हमें शारीरिक पीड़ा यानी कि दंड दिया जाए वो ना दिया जाए। तो इससे अगर हम कैदियों के रूप में वयस्क लोगों के, जो आपके अपराधी, अगर उनके ऊपर इस शब्दावली को लागू करें तो हम ये देख सकते हैं कि जब यह वयस्कों पर लगाया जाता है तो इसे कैदियों और दासों पर भी लगाया जा सकता है। शारीरिक दंड किसी अपराध या नियम के उल्लंघन की सजा के रूप में किसी व्यक्ति के शरीर पर जो पीड़ा पहुंचाई जाती है उसे हम कहते हैं। शारीरिक दंड में कोड़े मारना, पीटना, दागना, अंग भंग करना, अंधा करना, इस तरह के जो
आपके दंड होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जामिनेशन फियर? परीक्षा भय से आप क्या समझते हैं? तो आप सभी लोग समझते होंगे कि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती हमें डर लगने लगता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो परीक्षा भय का अर्थ है कि परीक्षा का डर, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसे हम एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें बच्चों को परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा घबराहट, जिसे कि एंजाइटी बोलते हैं, डर के हमारा डिप्रेशन यानी कि इस काम में मन न लगना, एकदम डीमोटिवेटेड हो जाना और हद से ज़्यादा टेंशन की स्थिति होना, हम परीक्षा का भय बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन फियर बोल सकते हैं। परीक्षा के इस अत्यधिक डर के कारण, चिंता के कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा असामान्य सी स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार बच्चे बहुत गलत कदम भी, एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं, जैसे कि अपने आप को चोट पहुंचा लेना, कई बार सुसाइड जैसे केस भी आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो परीक्षा के भय के अंतर्गत आती हैं। तो परीक्षा के भय को अगर दूर करना है तो सही मार्गदर्शन, माता पिता का सपोर्ट और शिक्षक गणों को समय समय पर अपने बच्चों के अंदर आत्मविश्वास और उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां कहीं ना कहीं बच्चों में परीक्षा का भय जो है कम करती हैं। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन राइट? मानव अधिकार क्या है? देखिए, मानव अधिकार ऐसे मानक है जो सभी मनुष्यों की गरिमा को पहचानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। मानव अधिकार क्या है? वो अधिकार जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक जीवन जीने को सुनिश्चित करने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वो मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार एक कवच की तरह है जो हमारी हमेशा ही रक्षा करते हैं। ये वो नियम और कानून हैं जो कि इस बात को बताते हैं कि आप कैसा व्यवहार कर सकते हैं और दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार कर सकते हैं, और वे एक न्यायाधीश की तरह आपको समझाते हैं या आपके लिए कार्य करते हैं, क्योंकि आप उनसे अपील कर सकते हैं। उन नियमों को, उन अधिकारों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। वे अमूर्त हैं लेकिन उन भावनाओं की तरह हैं, और उन भावनाओं की तरह हैं जो हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय कहीं का भी हो। तो मानव अधिकार वो अधिकार है, वो भावनाएं हैं, वो आपको बल दिया गया है कानूनी रूप से, जिससे कि आप एक स्वतंत्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक और बिना किसी भय के अपना जीवन जी सकते हो। मानव अधिकार मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार है। ठीक है, और आखिरी प्रश्न है, डिफाइन सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था को समझे। देखिए, सामाजिक व्यवस्था समाज के लोगों के रिश्ते का एक पैटर्न वाला नेटवर्क है जो एक सुसंगत संपूर्णता समाज का निर्माण करती है, जो व्यक्ति, समूह और संस्था के बीच मौजूद होती है। यह लोगों की भूमिका और उनकी स्थिति को औपचारिक संरचना है जो छोटे स्थिर समूह में बन सकती है। एक सामाजिक व्यवस्था सब व्यक्तियों का एक समूह, एक संस्था है जो लक्ष्य के साथ मिलकर एक कार्यशील समाज का निर्माण करती है। वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक बड़े समाज के कार्य में योगदान भी करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर